स्टूडेंट, अपने लास्ट वाले वीडियो में हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को देखा था और उस वीडियो के लास्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि जो आपके जे थॉम्सन हैं उन्होंने डिटरमाइन किया था चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उन्होंने डिटरमाइन कर दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके बाद हुआ था मोलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्हीं दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि इन दोनों लोगों ने क्या करके इस चीज़ों को डिटरमाइन किया था। ये चीज़ आपकी NCERT में भी दे रखी है, तो इसीलिए वीडियो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ये भी जैसा मैंने आपको बताया, ये एक्सपेरिमेंट किया था आपका जे थॉम्सन ने। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपको ये तो पता था कि ये, मैं यहाँ पे कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, ये आपकी कैथोड रे ट्यूब थी। ये हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि ये मान लीजिए कैथोड है और ये आपकी एनोड है, और इसको अगर मैं किसी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, तो यहाँ से कैथोड रे से, कैथोड वाले पार्ट से कैथोड रेज निकल के एनोड की तरफ मूव कर रही थी। ये चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो जे थॉम्सन ने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने भी परफोरेटेड एनोड ही लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे ये देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एनोड को परफोरेट कर दिया, यानी उसके अंदर एक छेद कर दिया है, ताकि ये जो एनोड रे निकल रही है वो क्या कर सके, पूरी तरह से पास आउट कर जाए। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक छेद कर दिया और ये एनोड रे आपकी सीधी निकली। और जब कोई भी, ये देखो, ये नीचे इन्होंने क्या लगा रखा है, नीचे लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या लगा रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, व्हेन नाइदर, मैं ई लिख दे रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो ये जो आपकी बीम है, जो आपकी कैथोड रेज है, वो हिट कर रही है आपके पॉइंट बी को। ठीक है, यानी इट इज़ हिटिंग पॉइंट बी, वो पॉइंट बी वाले पॉइंट को हिट कर जा रहा। अब देखो, आपको पता था कि जो भी कैथोड रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो ये कैथोड रेज निकल रही थी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो किस तरफ डेविएट कर जाएगी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऊपर की तरफ डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो वो उस पॉइंट में ए पे हिट करेगी। जब आपने कुछ नहीं किया, यानी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो वो इस बी पॉइंट को हिट किया था। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन आती है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपकी पॉइंट सी को हिट करती है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो पॉइंट ए पे हिट कर रहा है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो पॉइंट सी को हिट कर रहा है, और नो फील्ड यानी ना इधर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक लगा रहे हैं तो वो पॉइंट बी को हिट कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन आपकी जे थॉम्सन ने देखी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, इन्होंने बैलेंस किया। और बैलेंस कुछ इस तरह से किया कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जाए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे ले जाए उस चीज़ को, ताकि ये दोनों नेट बैलेंस हो के ये जो रे है ये स्ट्रेट लाइन में निकल के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हिट कर जाए। ये चीज़ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में करने की कोशिश की। और जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई तो फिर इन्होंने कुछ मैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को लगाते हुए, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ोगे, उस चीज़ को अप्लाई करते हुए इन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मूले लगाए ये हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब पहली बार इन्होंने, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो, जब पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो ऊपर की तरफ डेविएट कर गया, फिर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो नीचे की तरफ डेविएट कर गया। इन्होंने इन दोनों को इस तरह से बैलेंस किया कि वो एकदम स्ट्रेट निकल जाए और ये पॉइंट पी पे हिट कर जाए। जब इलेक्ट्रिक फोर्सेज और मैग्नेटिक फोर्सेज बराबर हो गई तो इन दोनों को इन्होंने इक्वेट करके चार्ज बाई मास रेशियो की वैल्यू निकाल ली, और यही हमको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और चार्ज बाई मास रेशियो की वैल्यू आई कितनी,
तो इनकी चार्ज बाई मास रेशियो की जो वैल्यू आई वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपका 1.75 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी इनवर्स, ये वैल्यू आई। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन पता ही है, मास पता ही है। अगर एग्जाम में पूछा तो दोनों को डिवाइड करके तुरंत निकाल लेना, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, तो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, अब ये तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या क्या बनेंगे उसको एक बार आप सुन लो क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इन चीज़ों को पहले हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स बनेंगे और हमको किस तरह से ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना वो बनता है डिफ्लेक्शन से। ठीक है, कि जैसे सर मान लीजिए डिफ्लेक्शन का मेरा क्या मतलब है कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कितना मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, यानी उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन होगा। या मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो कितना नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके चार्ज के, यानी पार्टिकल के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ऑब्वियस ही बात है, जितना ज़्यादा उसके पास चार्ज होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने तरफ खींचेगा, तो उतना ज़्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 मास के। ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज़ अगर हल्की है तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी और अगर कोई चीज़ भारी है तो उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, और क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑब्वियस ही बात है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ऊपर उसको खींच लेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, वोल्टेज क्या है, जो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप जो सर्किट को करंट दे रहे हो उसका जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अपने काम के लिए जो भी आप नोट्स बना रहे हो इसको, इस चीज़ को नोट कर लो। ठीक है, ये चीज़ आपको काम देगी। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सभी चीज़ों के ऊपर वो बढ़ ही रहा है एक्सेप्ट मास, मास को छोड़ के जितनी चीज़ें आप बढ़ाती जाओगे वो चीज़ बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक शॉर्ट में लिख सकते हो। और लास्टली चार्ज बाई मास की यहाँ से आपको क्या होता है, रेशियो भी पता चल जाता है। तो होप करते हैं आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है इनका समझ में आ जाएगा। कई लोग इसमें फॉर्मूला भी डराइव करने लगते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है, ना कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब यानी जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करके चार्ज टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्होंने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अब देखो, ये जो मिल्कन है ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें है, देखो मैं पहले आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये एक चार्ज प्लेट है। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही फिगर लिया है। ये एक चार्ज प्लेट है और ये आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, इसके नीचे एक और चार्ज प्लेट है सर, यहाँ पे ये भी चार्ज प्लेट है। ये आपकी किस तरह की चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये देखिए, ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सरे को पास कर रहे हैं। अभी एक्सरे का काम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा है, इन्होंने टेलीस्कोप लगा रखा है। क्या लगा रखा है, टेलीस्कोप। क्यों टेलीस्कोप लगा रखा है, जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी उसको क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने टेलीस्कोप लगा रखा है। यहाँ पे एटमाइज़र लगा रखा है। एटमाइज़र क्या होता है, एटमाइज़र कुछ उसी तरह से जैसे आप कभी बाल कटवाने जाते होंगे तो आप देखते होंगे वो स्प्रे मारता है, तो उस तरह से यानी ये स्प्रे का फॉर्मेशन कर रहा है। इस एटमाइज़र के अंदर यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने क्या भर रखा है, इन्होंने भर रखा है ऑयल का ड्रॉपलेट्स भर रखा है। और जब इस एटमाइज़र को इन्होंने प्रेस किया तो आप देख सकते हो ये इस तरह से ऑयल के डिफरेंट यहाँ पे क्या बन चुके हैं, ड्रॉपलेट्स बन चुके हैं। और यहाँ पे बहुत छोटा सा इन्होंने एक होल करके रखा है, एक स्मॉल होल है जिसके थ्रू जो यहाँ पे ऑयल के सर आपके ड्रॉपलेट्स बने हैं उनमें से 1-2 ड्रॉप इसके थ्रू पास हो सके, ये कर रखा है काम इन्होंने। तो आपको ये समझ में आया यहाँ पे। अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। देखो इसको हटाता हूँ मैं पहले, अब मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझाता हूँ। देखिए इन्होंने एटमाइज़र के थ्रू छोटे छोटे इसके ड्रॉपलेट्स बना दिए इस तरह से, ये ड्रॉपलेट्स बन गए। अब उसमें से क्या हुआ, अच्छा उसके पहले ये एक्सरे का काम जान लो आप। देखो ये एक्सरे क्या करती है,
एक्सरे ये होती है, इसके अंदर जो एयर है, देखो एक्सरे इसके अंदर क्या है, जो एयर प्रेजेंट है, यानी इस कॉलम के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एयर प्रेजेंट होगी ना, तो जो एयर प्रेजेंट है उस एयर को एक्सरे क्या करेगी, उस एयर को एक्सरे जाके हिट करेगी, ठीक है। और जब एक्सरे हिट करेगी तो आपको थोड़ा तो पता होगा ही कि जैसे ये एटम होता है, इस तरह से क्या होते हैं, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक्सरे जब हिट करेगी इस एयर में, तो इस एयर के जो एटम होंगे ये जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। तो यानी इस एक्सरे की वजह से, यानी आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इस एक्सरे की वजह से इसके अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है उस एयर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, चारों तरफ निकल के फैल गए होंगे। यानी ये जो नीचे यहाँ पे एयर का सिस्टम है, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, चारों तरफ इस तरह से, ड्यू टू दिस एक्सरे ये इस तरह से फैल गए होंगे, पूरी की पूरी एयर में इलेक्ट्रॉन बिखर गए होंगे, इस तरह से होगा। तो ये आपको एक्सरे का काम समझ में आया। इसीलिए हम कहते हैं एक्सरे के अंदर आयोनाइजिंग पावर होती है। तो ये काम है एक्सरे का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे एक्सरे का क्या काम है, तो सिंपल काम है, ये आयोनाइज कर रहा है, यानी जो अंदर एयर है उसमें इलेक्ट्रॉन को पूरा बिखेर के रख दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा छेद था, इसके थ्रू मान लीजिए 1 या 2 ऑयल ड्रॉप आएगा, ठीक। अब ये जो सर ऑयल ड्रॉप आया, तो अब इस एयर में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर स्टिक कर जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये जाके इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर स्टिक कर गया। अच्छा, नीचे कौन सी प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और इसके ऊपर, इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर भी कौन जाके स्टिक कर गया, इलेक्ट्रॉन जाके स्टिक कर गया। तो यानी 2 निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, बोलो, ये निगेटिव प्लेट भी इसको रिपेल करेगी, और इस ऑयल ड्रॉप का वेट भी होगा जो इसको नीचे ले जाने के लिए पुश करेगा। देखो फिर से समझ लीजिए, मैं यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ। ये मेरा एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। एक्सरे की वजह से सर ये जो ऑयल ड्रॉप है ये हो चुका है निगेटिव चार्ज, ठीक। इस ऑयल ड्रॉप का अपना वेट है, तो इसका वेट इसको नीचे ले जाना चाह रहा है। नीचे मैंने लगा रखी है इस तरह से एक निगेटिव प्लेट, एक निगेटिव चार्ज प्लेट। तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो ये रिपल्शन भी इसको क्या करेगा, ऊपर धक्का देने की कोशिश करेगा, ऊपर पुश करेगा। तो ऑयल ड्रॉप का वेट कितना होगा, मान लेते हैं मास इनटू ग्रेविटी, यही तो होगा। और जो इलेक्ट्रिक, जो निगेटिव चार्ज जो प्लेट लगाती है उसका फॉर्मूला होता है, आप अभी नहीं पढ़े होगे, पढ़ लो यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं या आप 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे, वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है वो हो रहा है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ना एक ऐसा टाइम आएगा सर जबकि ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये हो गया मास इंटू जी इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से जो ई है, ये जो ई की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी mg/e। तो इस चीज़ के थ्रू उन्होंने क्या किया है, आपका पूरा का पूरा यहाँ से उन्होंने इस चार्ज की वैल्यू फाइंड की। अच्छा देखो, यहाँ पे अभी भी हमें अभी तक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो पता है ही नहीं, तो हम कैसे कह रहे हैं कि ये इन्होंने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो चार्ज की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है वो आ जा रही है मास इंटू g/e, ये जब वैल्यू आ जा रही है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये जब इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो ऑयल ड्रॉप है यहाँ पे, आपको पता है क्या कि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आके स्टिक करेंगे। मैं एक केस मान लेता हूँ जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन स्टिक किया, ठीक है। एक मैं केस, क्योंकि एयर में तो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं है ना कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन मतलब स्टिक कर रहे हैं आके। तो मैं पहला केस मान लेता हूँ, केस 1 मान लेता हूँ, जब इसके ऊपर मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन आके स्टिक किया, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी E1 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एक और सेकंड केस ले लेता हूँ। देखो ये अब मेरा ऑयल ड्रॉप है, अब मैं मान लेता हूँ सर इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आके स्टिक कर गए, मैं ऐसे ही रैंडमली ले लेता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन स्टिक कर गए, तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3E1 आ जाएगी। अब इसी तरह से मान लो आपने एक और ऑयल ड्रॉप लिया जिसके ऊपर मान लो आपके 10 इलेक्ट्रॉन आके स्टिक कर गए, हमें तो पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्टिक कर गए। तो इस पर्टिकुलर केस में चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, वो तो मान लेते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे n टाइम्स e आ जाएगी। तो मुल्कन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो ये देख रहे थे कि कई बार कभी इलेक्ट्रॉन की कभी
जो चार्ज की वैल्यू है वो कुछ आ जाती है, कभी चार्ज की वैल्यू कुछ आ जाती है। तो एक फिक्स्ड वो नहीं मिल पा रहा था उनको, लेकिन उन्होंने ये देखा कि भले ये वाली वैल्यू हो, पहली वाली वैल्यू हो, दूसरी वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हो, ये सब एक इंटीग्रल मल्टीपल है किसी किसी वैल्यू का। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आंसर 10 आएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा n टाइम्स ऑफ 10 आएगा। तो इन्होंने ये देखा कि जब भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एक ऐसी वैल्यू है जिसके मल्टीप्लाई में ही क्या हो रहा है, मेरा आंसर हर बार आ रहा है। तो मुलिकन इस चीज़ के थ्रू एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो भी यहाँ पे चार्ज आ रहा है वो n टाइम्स किसी एक वैल्यू का क्या है, मल्टीप्लाई है। और यही जो वैल्यू है वही सबसे छोटी चार्ज की वैल्यू है, जो कि है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से मुलिकन आपके इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूँ अगर ना समझ में आया हो तो। देखो मैं इसको एक बार इसको हटा के मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। देखो फिर से समझ लो, इसका मास नीचे ले जाना चाह रहा है mg ऑयल ड्रॉप का, और नीचे से इसके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेशर लगा रहा है E टाइम्स E। तो इधर से जो आ रहा है mg इक्वल्स टू E आ जा रहा है। तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है mg/E, ये उसकी वैल्यू आ जा रही है। तो यहाँ से मुलिकन ये देखते हैं कि कभी मैं निकालता हूँ तो मान लो फॉर एग्जांपल एक बार मैं चार्ज जब इसके एक्सपेरिमेंट में करता हूँ तो 20 आता है आंसर, फिर एक बार मैं निकालता हूँ तो मेरा आंसर आता है 40, फिर एक बार मैं निकालता हूँ तो आंसर आता है 200। तो उन्होंने ये देखा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिससे इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू। तो उन्होंने ये देखा कि ये जैसे 20 है, 40 है, 200 है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो इन सब में कॉमन है वो क्या है 2। तो यानी जो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता होगा वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिससे ये सभी वैल्यूज क्या हो जा रही हैं, डिवाइड हो जा रही हैं, 1 को नहीं कंसिडर करें तो वो 2। तो उससे उस कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि जो चार्ज होगा वो एक फैक्टोरियल में होगा, ठीक है। तो सॉरी, चार्ज जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा और उसकी वैल्यू वो यहाँ से निकाल के लाते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जो NCERT में लिखा है, अब आप इस चीज़ को इसके बाद पढ़ोगे, इस एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि NCERT में वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, और ये हो गया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दे थॉमसन, ठीक है। तो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।